हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कोशिका की खोज, क्लियर, कोशिका के कार्य और केंद्रक। ठीक है, एक बार स्टूडेंट्स, अभी आपको हम कहें कि मैंने एक ये सेल बनाई है, क्लियर। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये सेल जंतु कोशिका है या पादप कोशिका है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये कोशिका पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये कोशिका जंतु कोशिका है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ इसमें एक कोशिका कला है या कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली है। और अगर ये पादप कोशिका होती तब क्या होता? इसमें ये कोशिका झिल्ली ना ही होकर क्या होता? इस पे एक लेयर और होती। ठीक है, और वो जो दूसरी झिल्ली होती वो होती, दो आवरण होते, जो दूसरी होती वो होती कोशिका भित्ति। ठीक है, तो जहाँ कोशिका भित्ति होती है, दो लेयर होती है, दो परत होती है, तो एक होती है कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति के अंदर होती है कोशिका झिल्ली। क्लियर? तो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में और कोशिका झिल्ली होती है किसके अंदर? जंतु कोशिका के अंदर। क्लियर? हमने यही आपको अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती हैं, पादप कोशिकाओं में भी और जंतु कोशिकाओं में भी, मगर कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो हम कोशिका को देखकर, कोशिका का चित्र देखकर पहचान कर सकते हैं कि ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक क्या था? केंद्रक था कोशिका के बीच में पाए जाने वाला एक और स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या था? केंद्रक। ठीक है, केंद्रक या न्यूक्लियस। क्लियर? अब इसमें हमने केंद्रक में भी पढ़ा था कि केंद्रक में भी क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि केंद्रक में भी दो डबल लेयर होती है, ये दो झिल्ली होती है। ठीक है, दो झिल्लियों से ये कवर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, क्या था ये? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर ही क्या होता है? केंद्रक के अंदर एक और होता है, वो होती है केंद्रिका। क्लियर? ये हमने किया था। केंद्रक और केंद्रक के अंदर होती है दो चीजें पाई जाती हैं, एक होती है केंद्रिका और दूसरी होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो हमने केंद्रक पढ़ा, उसमें केंद्रक में डबल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियस पोर होते हैं, यानी कि छिद्र, जिसको कहते हैं केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र होते हैं, उनके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है और एक होती है केंद्रिका। और केंद्रिका में क्या होता है? केंद्रिका में बनते हैं राइबोसोम्स। क्रोमेटिन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये कंडेंस हो जाते हैं किसमें? सेल डिवीजन के वक्त। जब सेल डिवीजन होती है तो ये कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? डीएनए, जो आनुवांशिक मटेरियल होता है, यानी कि आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं डीएनए। क्लियर? यहाँ तक हमारा क्लियर था। अब स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कोशिका द्रव्य। क्लियर? अब ये कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य क्या है? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या ये कहिए केंद्रक, जो केंद्रक झिल्ली है, ठीक है, इस केंद्रक झिल्ली से लेकर और ये हमारी जो कोशिका झिल्ली है, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, इन दोनों के बीच देखिए कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, जो भी, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, यहाँ इस झिल्ली के बीच में जो ये सब कुछ है, ठीक है, ये होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है ये? कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? केंद्रक। न्यूक्लियस से लेकर
न्यूक्लियस से और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी पार्ट है, जो कुछ है, वो सब होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जो है वो होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये है आपका केंद्रक, केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य। ये मिलकर क्या बनता है? जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिल जाता है तो बनता है जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, कोशिका और कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये मिलकर, यानी कि ये सब कुछ जितना भी मटेरियल है उसमें न्यूक्लियस भी ऐड है। ठीक है, ये सब हो जाता है प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य। इतना क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये सेल क्या है, हमें समझ में आ गई, सेल की संरचना हमें समझ में आ गई। ठीक है, हम कवर कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कवर हो गई है, सेल वॉल और न्यूक्लियस। अब हम कोशिका द्रव्य देखते हैं, तो कोशिका द्रव्य भी क्या होती है? कोशिका द्रव्य में ये जितना भी मटेरियल है बहुत कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, तो एक कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में हम कहें कि ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? साइटोसोल, यानी कि एक लिक्विड तरल पदार्थ जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स पाया जाता है और बहुत सारे छोटे बड़े अंगक पाए जाते हैं। अंगक मीन्स ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स होते हैं एक झिल्ली युक्त संरचनाएं जो क्या काम करती हैं? कोशिका द्रव को का कोष्ठीकरण कर देती है, यानी कि उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। क्लियर? तो जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, कोष्ठीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने इसमें ऑर्गेनेल्स होंगे, कोशिकांग, ठीक है, जो अंगक हैं ये सब, ये जो कोशिका अंगक है ये सब क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। ठीक है ना, कोशिकांग है। ये कोशिकांग का क्या काम है? इनका काम अपनी सेल्स के जो कोशिका है उसके जो डिफरेंट फंक्शन है जो वो करती है, परफॉर्म करती है, उनमें हेल्प करना होता है। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। कोई प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, कोई एनर्जी को बनाता है, एनर्जी करता है, कोई अपने आपके उसके सुसाइड बैग का एज ए सुसाइड बैग वर्क करता है। तो ये सब अलग अलग कार्य होते हैं। अब वो मटेरियल क्या होता है? सेल के साथ, सेल उसे झिल्ली के साथ सेल से सेल में डिवाइड हो जाता है, वो होता है कोष्ठीकरण। क्लियर? तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल एक तरल पदार्थ है जिसके अंदर प्रोटीन, आयंस और कोशिकांग होते हैं। और जब हम साइटोसोल और कोशिकांग इन सबको मिला देते हैं, ये टोटल ये होता है कोशिका द्रव्य। क्लियर हो गया? कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है? तो देखिए, कोशिका द्रव्य में बहुत सारी कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन कौन से? अंतर्द्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? ये इसके अंदर होता है, कोशिका के अंदर। दूसरा, गोल्जी उपकरण, ये सब कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं। गोल्जी उपकरण, गोल्गी एपरेटस। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, रसधानियाँ यानी कि वैक्यूल्स, और राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जब हम इस कोशिका द्रव्य को, सेल को, कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसके अंदर बहुत छोटे कुछ बड़े क्या होते हैं? अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग। क्लियर? इतना समझ में आता है कि जो आपकी सेल होती है, कोशिका होती है, उसमें कोशिका झिल्ली से लेकर न्यूक्लियस तक, केंद्रक तक जो मटेरियल होता है
उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य में क्या होता है, इसमें तरल पदार्थ भी होता है और बहुत सारे छोटे छोटे से संरचनाएं होती हैं जिनको बोलते हैं कोशिकांग। ठीक है, और ये सब वो कोशिकांग हैं जो अलग अलग सेल्स, कोशिका के अलग अलग कार्य को कंडक्ट कराने में हेल्प करती है। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। क्लियर? अब हम इन कोशिकांगों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कोशिकांग है हमारा अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यी, इसका नाम से समझ में आ रहा है अंतर्द्रव्यी जालिका। तो ये जैसे इसका नाम है, ये क्या है, ये जाली जैसे मतलब नलिकाएं होती हैं, ऐसी पूरी कोशिका में फैली हुई एक स्ट्रक्चर होता है। पूरी कोशिकाओं में ये रचना फैली हुई होती है। क्लियर? तो ये होती है अंतर्द्रव्यी जालिका भी दो तरह की होती हैं। एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, तो ये दो तरह की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका, इसका शॉर्ट नाम भी है, इसको हम कह देते हैं ER। इसको किस नाम से कह देते हैं? ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो आपको ये समझ में आता है ER क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ER पूरी कोशिकाओं में फैली होती है। अब एक ER जो होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। क्लियर? तो ये नलिकाएं जो होती हैं 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। 3 तरह। कौन सी है वे पार्ट? एक होता है शीट। शीट क्या होती है? ये आयताकार थैले जैसी रचना होती है। सही है, यानी कि ER को भी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है शीट। शीट क्या होती है? ये आयताकार थैले जैसी होती है। दूसरा होता है पुटिकाएं। ये क्या होती है? ये वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये तीसरी होती है नलिकाएं। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं किसके? एक ER के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी होती है? ये 2 तरह की होती है। कौन सी? एक होती है खुरदरी, एक होती है चिकनी। खुरदरी को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, इसके नाम से समझ में आता है खुरदरी, यानी कि जो स्मूथ नहीं है, चिकनी नहीं है। ठीक है, खुरदरी है तो वो कैसी हो गई? रफ हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको RER से भी कह सकते हैं। क्या कह देते हैं? RER। और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इतना क्लियर हुआ? जो कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं उसमें पहला कोशिकांग है कोशिकांग है अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका को ER भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी ER है। ER के 3 भाग होते हैं। एक होता है शीट, दूसरी होती है पुटिकाएं और नलिकाएं। ये इन 3 भागों से मिलकर बनी होती हैं। देखिए, आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देंगे ये क्या है? ये शीट भी दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर नलिकाएं दिखाई दे रही हैं और पुटिकाएं इसमें बीच बीच में ये जो आ रहे हैं ये पुटिकाएं नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये 3 भागों से मिलके बनी होती हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका 2 प्रकार की होती है, रफ और स्मूथ। खुरदरी। अब ये खुरदरी और चिकनी क्यों होती है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारा इसका मेन फंक्शन क्या है? इसमें अंतर्द्रव्यी जालिका में राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब क्या है? ये इससे राइबोसोम चिपके हुए हैं। जब ये राइबोसोम्स उसकी दीवारों पे चिपके हुए हैं तो राइबोसोम चिपके हुए होने की वजह से ये इनकी सरफेस जो होती है वो कैसी हो जाती है? खुरदरी हो जाती है, और इसीलिए इनको कहते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। क्लियर? और जिस अंतर्द्रव्यी जालिका से में राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है, तो वो कैसी होती है? वो होती है चिकनी। तो उसको कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसमें राइबोसोम्स चिपके हैं और इसमें राइबोसोम्स चिपके हुए नहीं है। अब देखते हैं इनके कार्य, इनका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले देखते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका।
खुरदरी यानी कि RER का क्या काम है? RER का काम है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। और दूसरी जो होती है स्मूथ, ये क्या करती है? ये वसा और लिपिड्स के अणु बनवाने में सहायता करती है, किसकी? कोशिका की, ठीक है। राइबोसोम्स में क्या होते हैं? प्रोटीन राइबोसोम्स में बनता है, ठीक है। और ये राइबोसोम्स कहाँ पर है? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका से चिपके हुए होते हैं, तो ये उसकी हेल्प करती है, किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है, ठीक है। और SER यानी कि स्मूथ चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये क्या करती है? ये वसा और लिपिड्स के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। इतना हुआ। अब देखते हैं हम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में अंतर। यस स्टूडेंट, अब अंतर्द्रव्य जालिका जो दो प्रकार की होती है, कौन सी? स्मूथ और रफ, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? देखिए, जैसे हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 भागों से मिलकर बनी है। उसके 3 भाग होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक होती है शीट या सिस्टर्नी बोलते हैं जिसको, सेकेंड होती है नलिकाएं, और थर्ड होती है क्या? पुटिकाएं, ठीक है। तो 3 भाग होते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा भाग किसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये सब हम इसमें देखेंगे। अभी है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER और चिकनी स्मूथ SER, इसमें क्या अंतर होता है? तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या बताया था कि हमने देखा था कि एक ER में राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं और एक ER में राइबोसोम्स जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है। तो जिसमें जुड़े होते हैं वो कौन सी होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में की सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। क्लियर? ये क्लियर हो गया। जिसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो होती है RER और जिसमें नहीं पाए जाते वो होती है SER। क्लियर? अब सेकेंड, जब इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। अब ये कहाँ पर है राइबोसोम्स? ER से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कहाँ ER में क्या काम होगा? प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है, ठीक है। तो RER जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। एक काम और होता है, ये RER जो है ये स्केलेटन कोशिका की एक तरह से स्केलेटन का भी काम करती है, यानी कि कोशिका को यांत्रिक सपोर्ट भी देती है। क्लियर? तो मुख्य कार्य इसका क्या हो गया? प्रोटीन संश्लेषण। और SER का प्रोटीन मुख्य कार्य होता है लिपिड का संश्लेषण करना, ठीक है। तो RER प्रोटीन संश्लेषण करता है और SER लिपिड्स या और वसा के अणु हैं उनका संश्लेषण करता है, वो बनाता है, ठीक है। अब आता है हमारा जो ये किसका बना है, इसके भाग कौन से ज़्यादा होते हैं? तो ये किसका बना होता है? मुख्यतः सिस्टर्नी और नलिकाओं का बना होता है RER, ठीक है। RER बनता है सिस्टर्नी और नलिकाओं का और SER बनता है नलिकाओं और पुटिकाओं का। सही है। एक देखिए, नलिकाएं दोनों में पाई जाती हैं, RER में भी और SER में भी। बस RER में पुटिकाओं की जगह सिस्टर्नी पाई जाती है, शीट पाई जाती है, और SER में नलिकाओं के साथ पुटिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये किस में जुड़ा होता है? RER हमने देखा था न्यूक्लियस, मैंने दिखाया था न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से पास अटैच होता है। तो ये यानी कि जो केंद्रक है उसकी जो कला है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन केंद्रक कला, उससे जुड़े भी होते हैं RER, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक कला से जुड़ा होता है और किससे जुड़ा होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ा होता है, यानी कि RER केंद्रक कला से और SER से जुड़ा हुआ होता है। और जो चिकनी है ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, क्योंकि RER SER से जुड़ा है, इसका मतलब SER भी
RER से जुड़ा है। तो ये हमारी SER किससे जुड़ा होता है, ये RER से जुड़ा होता है, और उसके साथ साथ प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा होता है। ठीक है, इन दोनों के कार्य हमें समझ में आए, इनकी स्ट्रक्चर समझ में आई, और इनका मेन फंक्शन और मेन डिफरेंस जो है, इनका बीच में क्या अंतर है वो समझ में आया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे कोशिकांग है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। सही है, तो अभी आज की वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है। आज की वीडियो में हमने देखा है, पहले हमने केंद्रक की संरचना पर एक बार ध्यान दिया कि केंद्रक की संरचना देखी, और केंद्रक के साथ साथ जो हमारा जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य जब केंद्रक के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। सही है, तो जीव द्रव्य हुआ, जीव द्रव्य जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलाकर बनता है जीव द्रव्य। उसके बाद हमने देखा कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी मैट्रिक्स होता है वो क्या है, जीव द्रव्य है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और, ये कोशिका झिल्ली जो हमारे पास झिल्लियाँ होती है, ठीक है, उन झिल्लियों का बहुत महत्व होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। कैसे, जब इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो झिल्लियाँ होती हैं, वही झिल्ली क्या करती है, अलग अलग पार्ट्स में किसको डिवाइड कर देती है, कोशिका द्रव्य को अलग अलग कर देती है। ठीक है, वही क्या बनते हैं, और वो बन जाते हैं कोशिका अंगक। ठीक है, कोशिकांग कहते हैं जिसको। इसका इंपॉर्टेंस ऐसे समझ सकते हैं कि जो वायरस होता है वो क्या होता है, उसमें झिल्ली नहीं होती। ठीक है, जब उस वायरस में झिल्ली नहीं होती तो उसमें जो मैट्रिक्स होता है जीव द्रव्य होने के बाद भी वो निर्जीव होता है, यानी कि वो कोई क्रिया नहीं कर सकता। और वो क्रिया कब करता है, वो जब काम करता है जब वो किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है। ठीक है, तो वायरस कैसा हो गया, जब तक वो फ्री है तब तक वो निर्जीव कहलाता है। क्यों, क्योंकि उस पर झिल्ली है नहीं, और झिल्ली ना होने की वजह से ही वो कोई कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो होता है निर्जीव। मगर जब वो कोशिकाओं के या किसी कोशिका कहेंगे या कहिए किसी भी सजीव कोशिका के टच में आता है तो वो क्या बन जाता है, वो सजीव की तरह कार्य करने लगता है। और ऐसे ही इसलिए हमारे जो कोशिका झिल्लियाँ होती हैं उनका बहुत महत्व होता है। तो कोशिका झिल्लियाँ ही क्या करती है, कोशिका द्रव्य को अलग अलग बांटती है, जिससे वो कोशिका बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हमने देखा RER और SER में डिफरेंस, इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गोल्गी एपरेटस यानी कि गोल्गी उपकरण। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।